नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। देवभूमि लाइव की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाणिज्य उत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया। अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है वाणिज्य उत्सव। सीएम धामी ने महोत्सव में शिरकत भी की है। मंत्री गणेश जोशी और तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। वाणिज्य से संबंधित सभी उद्यमी मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मंत्री गणेश जोशी और तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की तरफ से यहां पर शिरकत की गई और इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। दीप प्रज्वलित कर देहरादून से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। वाणिज्य उत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया। अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है वाणिज्य उत्सव और इसी को लेकर कई दिनों से तमाम तैयारियां हो रही थी। एक पंडाल बनाया गया था जिसमें तमाम लोग जो है मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दीप प्रज्वलित कर कार्य का ये जो पूरा कार्यक्रम है इसका शुभारंभ किया गया। और इसके अलावा आप देखिए तमाम बड़े चेहरे जो है मौके पर मौजूद हैं। खबर ये सामने आ रही है कि गणेश जोशी जो है मौके पर मौजूद हैं। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एक हॉल में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और चारों तरफ पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जो लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं कहीं ना उनसे भी लगातार रूबरू होने की पूरी कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। देहरादून से बड़ी खबर। वाणिज्य उत्सव समारोह का शुभारंभ हुआ। अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है वाणिज्य उत्सव। सीएम धामी ने महोत्सव में शिरकत की है। दीप प्रज्वलित किया, कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में मंत्री गणेश जोशी और तमाम अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। तो वाणिज्य कार्यक्रम का शुभारंभ जो है यहाँ पर किया गया। वाणिज्य उत्सव समारोह का आयोजन किया गया और आप देख पा रहे हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री जो है मौके पर पहुंचे हुए सबका अभिवादन यहाँ पर स्वीकार किया है। आगे पहुंचे हैं स्टेज पर, दीप प्रज्वलित किया और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर मौजूद हैं। गणेश जोशी को भी आप देख पा रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और वाणिज्य से संबंधित सभी उद्यमी जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो वाणिज्य से संबंधित सभी उद्यमी मौके पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मौके पर मौजूद है। मंत्री गणेश जोशी मौके पर मौजूद हैं। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। वाणिज्य उत्सव समारोह का शुभारंभ किया गया। अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा है वाणिज्य उत्सव। तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सीएम धामी ने महोत्सव में शिरकत की है। हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़े हुए। प्रवीण, क्या रहा पूरा कार्यक्रम? अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और वाणिज्य महोत्सव का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी जो इन्वेस्टर्स हैं उनसे बात की, उन्होंने उद्यमियों से, और उनको कहा कि आप लोग हमारे जो हैं वो एम्बेसडर हैं। उनका कहना था कि जो बाहर से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने आते हैं जी, उनके लिए उत्तराखंड की आबो हवा तो पसंद होती है, लेकिन अगर उनको यहाँ पे जमीन पे आके ये पता चले कि यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं तो वो फिर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि तमाम प्रक्रिया उसमें सरलीकरण हो और जो भी कठिनाई हो, जो इंडस्ट्री को लेकर जो कठिनाई हो, जमीनों को लेकर, उनको सरकार चाहती है कि सरलीकरण करना। और उन्होंने सबसे अनुरोध किया कि इन्वेस्टमेंट जितना होगा राज्य की प्रगति के लिए उतना अच्छा है और राज्य के विकास के लिए भी ये जरूरी है। जी ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए और आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे।
तो अमृत महोत्सव के तहत मनाया जा रहा था ये कार्यक्रम और इसी में मुख्यमंत्री धामी ने शिरकत की है। और उस बीच रुक करते हैं आगे एक बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी खबर, 1.5 साल बाद खुले 1 से 5वीं तक के स्कूल। कोविड नियमों का किया जा रहा पालन। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद स्कूल में मिल रही है एंट्री। 3 घंटे तक चलेंगी क्लासेस। मार्च 2020 में प्राथमिक स्कूलों को कर दिया गया था बंद। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोविड नियमों का किया जा रहा पालन और ऐसे में स्कूल खोला गया है। तमाम जो अभिभावक हैं जो चिंतित थे, कहीं ना कहीं उनके ये चिंतन पर भी अब विराम जो है वो लग चुका है, क्योंकि अब स्कूलों को जब खोला गया तो स्कूल में भी प्रबंधन जो है वो काफ़ी मजबूत था, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी सही था। अगर आपको स्कूल में प्रवेश करना है तो आपकी सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद आपके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और फिर उसके बाद स्कूल में प्रवेश मिलेगा। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ प्रवीण जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी प्रवीण। स्कूल खुले हैं, बच्चे स्कूल गए हैं, क्या मुसीबतें सामने आई, क्या जो चुनौतियां थी वो सामने आई और किस तरीके से मैनेज इन तमाम चीजों को किया गया है स्कूल द्वारा? देखिए सचिन, तकरीबन 1.5 साल बाद एक बार फिर से बच्चों की स्कूल में चहल पहल आज देखने को मिली और तकरीबन 14,000 के आसपास यहाँ पे स्कूल हैं जो 1 से 5 तक की पढ़ाई बच्चों को करवाते हैं। और 3 घंटे तक कहा गया है, सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें कहा गया कि 3 घंटे का ये क्लास होगा। और उससे पहले जो व्यवस्था की गई है कि हर रोज सैनिटाइजेशन की व्यवस्था होगी क्लासरूम की और बच्चे एक उचित दूरी पर बैठेंगे। गेट में घुसने के साथ ही कोई भी अभिभावक को एंट्री नहीं दी गई है। उसके हाथ को सैनिटाइज करने की बात की गई है। बच्चों को एक साथ मिक्स होने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है किसी भी अभिभावक पे दबाव नहीं है कि वो अपने बच्चों को भेजे स्कूल में। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पढ़ाई की शुरू है अभी तक। और सरकार की कोशिश ये है कि तमाम चीजें अगर पटरी पे आती है तब और भी इसमें कुछ छूट दी जा सकती है। लेकिन मुख्यमंत्री अभी जो सचिव राधिका झा है, शिक्षा सचिव, उनका ये कहना है कि हमारी नजर है कि अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो हम फिर आगे के कदम उठाएंगे। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि सुचारू ढंग से 1.5 साल बाद स्कूल खुला है और स्कूल के इसको चलाया जाए और बच्चों को जो पढ़ाई पठन पाठन के काम में जो दिक्कतें हुई उससे अब जो है निजात मिले और बच्चे आम दिनों की तरह पढ़ाई शुरू कर सके। बिल्कुल। ऐसे में अगर हम बात करें तो कई ऐसे पेरेंट्स थे, कई ऐसे अभिभावक थे जो काफी चिंतित थे कि जो स्कूल खोले जा रहे हैं वो फैसले सही नहीं है, बच्चों को परेशानी होगी, मैनेजमेंट से सही तरीके से नहीं हो पाएगा। क्या अब वो संतुष्ट हैं? देखिए, अलग अलग जो है वो शिफ्ट में बच्चों की पढ़ाई चल रही है और सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि शिफ्ट में पढ़ाई हो, बच्चे सभी एक साथ ना लाएं और 3 घंटे की ये पढ़ाई का अभी तक जो छूट दी गई सरकार की तरफ से। साथ ही जो अभिभावक अपने बच्चे को नहीं भेजना चाहते हैं स्कूल में, उन पर कोई दबाव नहीं होगा, ऑनलाइन सही है और उनके लिए ब्रिज कोर्स की भी सरकार व्यवस्था कर रही है। ऐसे में अगर हम बात करें प्रवीण, तो जिस तरीके से तमाम मैनेजमेंट किए जा रहे हैं, तमाम जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह के संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, फिर उनको कोई प्रेशर नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बच्चों को स्कूल में बैठाया किस तरीके से जा रहा है, कितने शिफ्ट में उनकी पढ़ाई हो रही है और जो मेन बात सिलेबस को लेकर आ रही है, वो सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट होंगी, क्या कोर्सेज जो सिलेबस है क्या उनमें भी कुछ कमी कर दी गई है? देखिए, 2 बातें हैं इसमें। एक तो कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल है और दूसरा ये है कि बच्चों को किस तरह से पठन पाठन का काम भी उनसे दूर ना हो सके। तो दोनों तरफ सरकार की कोशिश कर रही है कि तो बहुत दिनों से बच्चे चूंकि 1.5 साल से स्कूल से दूर थे और वो जो स्कूल का माहौल होता है वो बच्चा को नहीं मिल पा रहा था। तो सरकार की कोशिश यही है कि जो अभिभावक चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं और वहां की व्यवस्था से संतुष्ट हों, वो स्कूल में बच्चों को भेज सकते हैं। और जो अभिभावक नहीं चाहते, अभी भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनके जीवन का सवाल है, बच्चों के नौनिहाल के जीवन का सवाल है, तो वो बच्चों को चाहे तो ऑनलाइन क्लास भी दे सकते हैं। तो दोनों तरह की यहाँ पे सरकार ने फैसिलिटी की है। साथ ही अलग अलग शिफ्ट में बच्चों को बुलाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सिलेबस की जहाँ तक बात है तो सरकार पहले से ही कहा है कि जितनी पढ़ाई हो उतनी परीक्षा हो और छोटे बच्चों को खास करके 5वीं क्लास से जो नीचे के बच्चे होते हैं उसके सिलेबस में जो है
और जो परीक्षा को लेकर स्कूल अपने तरीके से अपने अनुसार कदम उठाती है। बिल्कुल प्रवीण, एक सवाल अहम यहाँ पर सामने ये भी आ रहा है कि जब स्कूल बंद हुए थे तो उसके बाद हमने देखा था किस तरीके से फीसेस को भी लेकर तमाम जो अभिभावक हैं या फिर जो स्कूल मैनेजमेंट में उनमें एक टकराव जो है वो देखने को मिला था। लेकिन अब जब स्कूल खुल चुके हैं तो क्या फीस वही फीस है जो पहले 1.5 साल पहले थी, या फिर जो बीच में हमने देखा कि फीस को कम किया गया था वो फीस आज के बाद कंटिन्यू की जाएगी? जी देखिए, सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही से स्कूल की तरफ से कहा गया है, स्कूल को कहा गया है कि सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकते हैं अभी भी, और कोई भी एक्स्ट्रा फीस नहीं ले सकते हैं। स्कूल जो व्यवस्था है उसकी तरफ से एक्स्ट्रा फीस की वसूली नहीं होगी। तो सरकार की तरफ से अभी भी यही कहा गया है, सिर्फ ट्यूशन फीस आप ले सकते हैं। चीजों को सुचारू और पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है। अगर चीजें पटरी पे आ जाती है और स्कूल की तरफ से, स्कूल प्रशासन की तरफ से बेहतर व्यवस्था की जाती है तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में धीरे धीरे अभिभावकों का विश्वास भी बढ़ेगा और बच्चे को भी भेजेंगे। तो सरकार की कोशिश है बच्चों के नौनिहाल के जीवन को भी बताना और उनके भविष्य को भी सुरक्षित करना। तो दोनों बातें हैं यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण, आपका तमाम जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में कोरोना काल के बाद 1 से 5वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। आज कोरोना गाइडलाइंस के साथ बच्चों ने स्कूल में एंट्री ली है। 1.5 साल बाद स्कूल खोलने से बच्चों के मन में उत्साह दिखा। छात्रों और अध्यापकों का कहना है कि कोरोना का डर तो सता रहा है, लेकिन स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई में काफी नुकसान हो रहा था। ये है कि भाई 1.5 साल के बाद जो है स्कूल खुल रहे हैं और हम लोग भी काफ़ी उत्साहित थे इसमें कि भाई स्कूल खुलने चाहिए वैसे, क्योंकि ऐसा है कि बच्चे भी काफ़ी टाइम से बिल्कुल घर में वो हो गए हैं कि एक तरह से बच्चे मतलब बिल्कुल ही जो है मुख्य धारा से बच्चे हट गए हैं, है ना। जो भी बच्चे आ रहे हैं वो बिल्कुल सब कुछ भूल गए हैं। तो हम भी ये चाह रहे हैं कि वैसे खुलने चाहिए स्कूल। अच्छा सा फील हो रहा है, पहले अच्छा सा बोर होते रहते थे घर में, आज अच्छा सा फील हो रहा है, स्कूल में पढ़ाई करेंगे हम। अभी फिलहाल कैसे पढ़ाई कर रहे थे घर पे? घर पे अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, अच्छे से होती थी, शाम को ट्यूशन जाते हैं। कोरोना की बीमारी के बारे में कुछ जानते हैं? क्या क्या यूज़ करते हैं उससे बचने के लिए बीमारी से? हमें 1 गज की दूरी रखनी चाहिए, बार बार सैनिटाइज़र करने चाहिए, 2 डबल मास्क लगाना चाहिए। और रेपौड़ी में भी आज से सभी प्राइमरी स्कूलों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खोला गया। स्कूल में सभी बच्चे मास्क पहनकर आए, साथ ही कोरोना से बच्चों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। और आपको ये भी जानकारी दें कि हैंड सैनिटाइजेशन भी किया गया। वही कोरोना के बाद स्कूल खोलने से बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला। वह स्कूल प्रशासन का कहना है कि कोरोना से बचाव के हर तरीके का पालन किया जा रहा है। जनपद में कक्षा 1 से 5वीं तक के जो प्राथमिक विद्यालय हैं सभी को संचालन करने का शासन द्वारा निर्देश दिया गया है। उसके अनुक्रम में शासन द्वारा मार्गदर्शक नियम भी बनाए गए हैं। उसके अनुक्रम में समस्त विद्यालयों में जो बच्चे होंगे वो मास्क लगाकर कक्षा में प्रवेश करेंगे। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार उनको बैठने की व्यवस्था विद्यालय द्वारा किया जाएगा। विद्यालय में जितने भी कर्मचारी, टीचर्स और अन्य जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं उनको सभी को वैक्सीनेशन करना अनिवार्य रहेगा। साथ में जो भी गाड़ी संचालन होती है बच्चों की लाने ले जाने के लिए बसेस वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसको भी सैनिटाइज किया जाएगा नियमित तौर पर। और वह सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार रुड़की में भी आज से प्राइमरी स्कूलों का संचालन शुरू हो गया है। कक्षा 1 से 5वीं तक के स्कूल सरकार के दिशा निर्देशों के बाद खोल दिए गए हैं। कोरोना आपदा काल में पिछले करीब 1.5 साल से स्कूल बंद हैं और इस वजह से बच्चों की पढ़ाई का काफी नुकसान हो रहा है। रुड़की के स्कूलों में आज पहले दिन बच्चों की संख्या काफी कम रही। सिर्फ 20% बच्चे ही स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे। बच्चों को स्कूल में प्रवेश करने से पहले अभिभावकों की इजाजत भी विद्यालय ने ली है। साथ ही सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजेशन का प्रबंध भी सभी विद्यालय में किया गया है।
और ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं पौड़ी, रुड़की, देहरादून। आप देखिए किस तरीके से स्कूल द्वारा जो मैनेजमेंट है वो किस तरीके से अच्छा किया गया है कि अगर आपको प्रवेश करना है स्कूल में तो सबसे पहले आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना होगा, आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद आप देखिए रुड़की में भी किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देहरादून में आप देखिए किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मद्देनजर ही बच्चों को बैठाया गया है और सभी के चेहरे पर मास्क भी आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी हरिद्वार में सन्नाटा पसरा हुआ है। बताया यह जा रहा है कि अखाड़े में रहने वाले संतों ने रात से अन्न भी ग्रहण नहीं किया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के चलते संत समाज में गहरा शोक है। हरिद्वार के भोपत वाला स्थित आवाहन अखाड़े के श्री महंत शिव शंकर गिरी महाराज ने कहा कि बीती रात 8 बजे यह दुखद समाचार मिला, लेकिन अखाड़ा परिषद अध्यक्ष के द्वारा आत्महत्या की खबर पर हमें विश्वास नहीं है। उनका यह भी कहना है कि अखाड़ा परिषद अध्यक्ष एक परम ज्ञानी, तेजस्वी और ऊर्जावान संत थे, जिन्होंने कई कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों को अपनी कार्य कुशलता से करवाया है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी ऐसा कार्य नहीं कर सकते। यह जांच का विषय है और जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच का विषय है ना। एक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निर्णय अखाड़े के सेक्रेटरी थे, बहुत प्रभावशाली थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने सुसाइड किया है। तो बड़े ही बोल्ड और बहुत ही विशाल हृदय वाले थे। अभी देखो जांच का विषय है। मैं तो उनके श्री चरणों में, भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करूँगा उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति शांति शांति। लिखे आप देखो ऐसा है जैसे उन्होंने सुसाइड नोट बताया है कि हमें तो अभी ये देखो जांच का प्रकरण है, लेकिन समाज के लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि ये ऐसे जो बुद्धिजीवी, ऐसे सुलझे हुए लोगों के विवाद निपटाने वाले और सबको एकता करने वाले सुसाइड नोट क्यों, आत्महत्या क्यों करेगा? ऐसे उत्तरकाशी से अगली खबर है। चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की बढ़ने लगी है संख्या। गंगोत्री धाम में कल 115 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम में 95 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ में 789 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है उसके बाद लगातार श्रद्धालुओं की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। एक एक कर तमाम श्रद्धालु मौके पर पहुंच रहे हैं और संख्या में इजाफा होने के बाद अब पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। यमुनोत्री धाम में 95 लोगों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ में 789 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। और इसके अलावा आपको और जानकारी दे तो गंगोत्री धाम में कल 115 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। कि बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। जब से कोर्ट के परमिशन के बाद चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई तब से लगातार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। चाहे यमुनोत्री की बात कर ले, चाहे गंगोत्री की बात कर लें, अलग अलग जगहों पर लगातार जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं एक एक कर और बाबा के दर्शन कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि अक्टूबर से केदारनाथ के लिए शुरू होगी हेली सेवा। नागरिक उड्डयन विभाग ने पूरी कर ली है तैयारी। रोजाना जारी होंगे 200 ई पास। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हेली सेवा का भी आयोजन किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से केदारनाथ के लिए शुरू होगी हेली सेवा। नागरिक उड्डयन विभाग ने ये तैयारी कर ली है पूरी और रोजाना जारी होंगे 200 ई पास, यानी कि 200 लोग जो हैं वो हेली सेवा के जरिए बाबा के दर्शन कर सकेंगे। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टीकाकरण के मामले में उत्तराखंड की उपलब्धि। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीका लगवाने के मामले में आंकड़ा पहुंचा 1 करोड़ के पार। 94% को लगी पहली डोज और वह 35% लोगों को लगी है दोनों डोज। बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली सबसे आगे है। इन जिलों को 100% वैक्सीनेशन यहां पर हो चुका है, यानी कि इन जिलों में अब कोई भी बचा नहीं है जिनको वैक्सीन ना लगी हो। ऐसे में तमाम तैयारियां तो की ही जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। पिथौरागढ़ के बजूटी गांव में वन विभाग ने पिंजरे लगाकर गोलदार को पकड़ लिया। वह गोलदार को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। दरअसल गोलदार गांव की ही 8 साल की मासूम को उठा ले गया था, जिसके बाद लोगों ने उसे पकड़ने की मांग की थी। वह गोलदार के पकड़े जाने पर गांव के लोगों ने राहत की सांस ली है।
लालकुआ कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुभाष नगर पुलिस चेक पोस्ट के पास चेकिंग के दौरान स्मैक तस्करों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से लगभग 62 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।